नमस्कार नमस्कार रूठी रानी उपन्यास भाग 2 का जब विवरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले शादी से पहले की घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत था। आज शादी के दिन की घटना को आपके सामने प्रस्तुत कि दिन ढल गया, बाजार में छिड़काव हो गया, लोग बारात देखने के लिए घरों से उमड़े चले आते हैं। ज्योतिषी जी दरबार में जाकर रावल जी से कहा कि अब अगवानी करने का समय पास आ गया है, अब सवारी की तैयारी करने का हुक्म दीजिए। रावल जी ने कहा बहुत अच्छा, बारात वालों को भी इनकी खबर कर दो। ज्योतिषी बोले कि हाँ, खूब याद आया, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। रावल जी बोले कि क्या है? ज्योतिषी बोले कि जन्म पत्री से तो नहीं, पर बोलते नाम से राव जी को आज चौथा चंद्रमा और आठवां सूरज है। रावल जी ने इससे जवाब दिया कि तो इससे क्या, मुहूर्त तो आपने जन्म पत्री से ही निकाला है। ज्योतिषी जी बोले कि महाराज, पुकारने के नाम से भी ग्रह देखे जाते हैं, और चौथा चंद्रमा और आठवां सूरज अपशगुन होता है, कोई ग्रह बारवा नहीं है। नहीं तो रावल जी अपने जी में ही बोलते हैं, तो क्या अच्छा होता तो कोई बारवा ग्रह भी होता, ताकि तीनों अशुगुन एक जगह हो जाते। ये प्रकट करते हुए वो बोले कि मारवाड़ बड़ा राज्य है, वहाँ ज्योतिषियों की कोई कमी नहीं है, उन्होंने जरूर सब बातों का विचार कर लिया होगा। आप कुछ न कहिएगा, नहीं तो उन्हें खामखा शक हो जाएगा। ज्योतिषी जी बोले कि उन्हें सचेत कर देना मेरा धर्म है, मैं आपके खानदान का हित चाहने वाला हूँ। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि विपत्ति को काटने की कोई युक्ति कीजिए। राहुल जी ने वापस सहानुभूति पूर्वक पूछा उनसे कि क्या युक्ति हो सकती है। ज्योतिषी जी बोले कि यही दान पुण्य आदि। राहुल जी बोले कि यह सब मैं अपनी तरफ से करा दूं तो उनसे कहने की क्या जरूरत है। ज्योतिषी बोले कि नहीं, यह दान उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। राहुल जी बोले कि क्या मेरी तरफ से होने से कोई बुराई है। ज्योतिषी बोले कि अपनी तरफ से तो तब दान कराया जाता महाराज, जब बाई के ग्रह खराब होते। राहुल जी ने जवाब दिया कि आज बाई जी का ग्रह कैसा है। ज्योतिषी बोले कि बहुत अच्छा, बहुत शुभ। फिर औरत के ग्रहों का अच्छा और बुरा होना अधिकतर उसके पति के ग्रहों पर आधारित होता है, इसलिए बाई जी का जो जो भी ग्रह है वही समझना चाहिए जो राव जी का ग्रह है। रावल जी ने वापस पूछा कि अच्छा, तो बारात में हो आइए, पर देर ना कीजिएगा, यहाँ भी काम है। ज्योतिषी जी चुटकी बजाकर बोले कि अभी गया और आया। रावल से हुक्म पाकर ज्योतिषी जी खुश खुश वहां से चले। राव मालदेव जी को इसकी खबर हुई कि ज्योतिषी राघु जी आते हैं। राव जी ने राव जी ने कहा, उनका बड़े सम्मान से स्वागत करो, वे बड़े नामी ज्योतिषी हैं। वे क्या, उनके बेटे चंडो भी ज्योतिषी विद्या के बड़े पंडित हैं। चौबदार और ड्योढ़ीदार दौड़े और ज्योतिषी जी को हाथों हाथ ले आए। ज्योतिषी जी आशीर्वाद देकर वहां बैठ गए और राव जी ने कुशल मंगल पूछकर कहा कि आपने कैसे आने का कष्ट किया महाराज। ज्योतिषी जी बोले कि इधर उधर देखकर उन्होंने कुछ बोला कि कुछ साहित्य विचारणी है। यह सुनते ही वहां खड़े लोग वहां से हट गए। ज्योतिषी जी राव साहब से दो दो बातें करके चल दिए। राव जी को बड़ी चिंता हुई कि फौरन सरदारों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। इतने में नकारों की आवाज आई, चौतरफा शोर मचने लगा कि रावल जी की सवारी आई है। तब राव जी भी सिर पर मोर और माथे पर सहरा बांधकर अपने डेरे से बाहर निकले और घोड़े की पूजा करके उस पर सवार हुए। बारात चढ़ी। कुछ दूर जाकर सब जुलूस थम गया। फर्श फरूश तकिया मसनब लगा दिए गए। रावल और राव दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे और गले मिले। फिर निशान का हाथी आगे की तरफ बढ़ा और उसके साथ दोनों महाराज किलों की तरफ चले। दरवाजे पर पहुंचकर रावल जी तो अंदर तशरीफ ले गए और राव जी तोरण बांधने की रस्म अदा करके पीछे पहुंचे। रानीवास में फिर दोनों के मिलकर एक साथ मसनद पर बैठे। राजमहल में शादी की तैयारी हो गई। नाजीर राव जी को बुलाने आया। राव जी के साथ रावल जी भी उठ खड़े हुए, मगर राव के सरदारों ने रावल जी को रोका कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं महाराज।
रावल ने झांसा देकर कहा कि यहाँ से चला जाऊं, लेकिन कौन जाने देता उन्हें। राव के सरदारों ने उनका हाथ पकड़कर बीच में बिठा लिया। अब तो लेने के देने पड़ गए रावल जी के। जाते थे राव जी को मारने, बट अब अपनी ही जान के लाले पड़ गए। उनके सरदार भी सब सिट्टी पिट्टी भूल गए। इधर राव जी बेखटके धीरे से रानीवास में दाखिल हो गए। जनानी ड्योढ़ी में पहुंचते ही उमा दे की माँ ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया और जी में कहा कि ऐसे ही मेरा कलेजा ठंडा रहे। इसके बाद नाक खींचकर अपना दुपट्टा उनके गले में डालकर उन्हें चौरी में ले आई। ब्राह्मण बड़े मधुर स्वर में वेद मंत्र पढ़ने लगे। आग में आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उमादे के हाथ से मिलाया गया। उमादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की। 9 औरतें यह गीत गाने लगी। पहले फेरे बाई काकारी भतीजी, दूजे फेरे बाई मामारी भतीजी, तीजे फेरे बाई भुआरी भतीजी। गीत का मतलब यह है कि बाप लड़की उस समय दे चुकता है जब दामाद से गले मिलता है, और माँ उस वक्त जब वह अपने दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है, और उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा थोड़ा हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या कुछ आपत्ति करनी हो तो वो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक। चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, फिर किसी का उस पर कोई हक बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए चौथे फेरे के पहले ही दुल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है कि जैसे उस वक्त से वह उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत में यह भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत ज्यादा माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए और उमा दे उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब औरतों ने यह पिछला गाकर अपना गीत पूरा किया कि चौथे फेरे बाई हुई रे पराई। गीत सुनते ही माँ और बहनों के दिल भर आए, आंखों से आंसू टपकने लगे कि अब प्यारी उमा दे पराई हो गई है। इस तरह यह शादी जो है वैशाख सुदी तीज संवत 1593 में रात को अच्छी तरह संपन्न हुई। फिर इनके शादी जो है, शादी के अंदर रंगरेलियां होने लगी। शादी में कैसे रंग में भंग पड़ा, उसको घटना को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गई। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चली। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रवनी सुंदरियां सुहाग के गीत आलाप रही थी। राव जी चलते चलते वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रूप रंग ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खवासे दौड़ी, एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा सामियाना खड़ा कर दिया। राव जी वहीं लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठ गए। 2 खवासें दाएं बाएं मोरछल लेकर खड़ी हो गई। 2 चंवर हिलाने और 2 पंखा हिलाने लगी। गर्मियों की सुहानी रात, चांदनी छिटकी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, और राव जी उस परिस्थान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायें चुप थी और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वालियां बनी ठनी इशारे का इंतजार कर रही थी कि कलोल करने वालियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया
और सोजनी से कुछ हटकर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ, कुछ छेड़ो। खड़ी मुंह क्या ताकती हो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाने वालियां ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगी। भर लाए सुघड़ कलाली पीवण वालों लाखों रो। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शराब भरकर हंसते हुए राव जी के सामने पेश की। उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला अशर्फियों से भरकर लौटा दिया। चंद्र ज्योति ने उठकर सलाम किए और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उसके मोती राव जी पर से ऐसे निस्वार किए करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। गाय ने सोरठ के सुर में और गाने लगी। बिरज देसा चंदन बना, मीरो पहाड़ा मोड़, गरुड़ खगा लंका गढ़ा, राजकुला राठौड़। यानी कि देश में व्रज, वनों में चंदन, पहाड़ों में मीरों, चिड़ियों में गरुड़ और किलों में लंका सबका सरताज है। वैसे ही सब राजघरानों में राठौड़ का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्र ज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गाय ने गाने लगी कि दारू पियो रण चढ़ो, ग्राता राखो नैण, बेरी तुम्हारा जल मरे सुख पवेला सैन। शराब पियो और लड़ने को चढ़ो, आंखें लाल रखो जिससे तुम्हारा दुश्मन जल मरे और दोस्त खुश हो। दारू दिल्ली आगरा, दारू बीकानेर, दारू पियो साहब सौ सौ रुपारा फेर। शराब ही दिल्ली आगरा है और शराब ही बीकानेर। ए साहब शराब पीजिए, इसका एक एक दूर सौ सौ रुपए का है। सोरठ तो दूहा भलो कपड़ो भलो सफेद, नारी तो नबली भली, घोड़ा भलो कुमेद। भर लाए सुघड़ कलाली, यानी कि पदों में दोहा, कपड़ों में सफेद कपड़ा और औरत में नवेली औरत और घोड़ों में कुमेद घोड़ा बहुत अच्छा होता है। ये छोकरे शराब ला। इस गाने बजाने और तपस्विनियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिझाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का समवेत स्वर में तान लगाना और भी सितम ढा गया। राव जी ऐसे बेसुध हुए कि आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन उमा दे को भूल गए, जो अपनी प्रतीक्षा में उनकी ओर बाहें खोले खड़ी थी। राव जी की राह देखते देखते उमा दे की नसीली आंखें झपकने लगी। कितनी ही बांदिया उनको बुलाने के लिए गई, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके। यहाँ तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वह और किसी के बुलाने से तो नहीं आते हैं, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है। उसने कहा कि राव जी इस वक्त आपे में नहीं है, मुझे नहीं भेजिए महारानी। मगर उमादे ने न माना और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल भी सजी हुई थी। गायने तैयार बैठी थी, शराब की बोतलें चुनी हुई थी, गजक तस्त्रियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देर थी। रानी को यकीन हो गया कि भारीली गई है तो राजा को जरूर ही खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वह मीठे सुरों में गाने लगी कि महला पधारो महाराज ओ, दारूरा भारो महला पधारो महाराज ओ, कदरी जऊ सेजा बाट ओ। यानी कि महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए। ये शराब का मजा उड़ाने वाले महलों में चल, मैं बहुत देर से सेज पर इंतजार में बेचैन हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमा दे मुस्कुराई और फिर लजाकर आंखें नीची कर ली। इस वक्त उसके यौवन के नशे में मस्त दिल की जो कैफियत हो रही थी, बयान नहीं की जा सकती। खवासें सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थी कि देख राजा जी आ तो नहीं रहे हैं। प्रेमिका इंतजार से बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया कि मथुरा पुंगल पराग मरो लाहौरी भटनेर, देरावर गढ़ गजनी और नगर जैसलमेर, महला पधारो महाराज ओ। यानी कि मथुरा पुंगल प्रयाग मारवाड़ लाहौर गजनी देरावर भटनेर और जैसलमेर,
यह सब देश भाटियों के हैं। ये महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए। अब अब की सहेलियों ने उमादे पर से कुछ अरशपिया लौटा न्यौछावर करके गादने को दी और उन्होंने खुश होकर यह दूसरा गीत शुरू किया कि तारा छाई रात फूला छाई सेज, गोरी छाई है रूप प्यारे बेगा बेगा आओ, रंग मानो हमारे राव, हे मेरे राव, जवानी के मजे लूटिए, रात तारों से सेज फूलों से और गोरी मस्ती के जोश से भरी हुई है, प्यारे जल्द आकर सुख लूटो। इतने में एक खवास ने कहा कि वहाँ राव जी नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले प्याले के गीत अलापे जा रहे हैं। वह सुनकर गाने वालियों ने यहाँ भी गीत शुरू कर दिया कि बस उसके पद बदल लिए गए कि भर लाए सुगड़ कलाली, दारू धखारो, सोनेरी भट्टी सरू रुपए ही घरनार, हाथ पिलायो धन घड़ी, पियो राजकुमार। यानी कि ये सुगड़ साकी अंगूरी शराब भरला, सोने की भट्टी और चांदी का बीका बनाऊं, रानी अपने हाथ में प्याला लिए कहती है राजकुमार तुम पियो। आम फले पतदार सो, महू फले पत खोई, ताको रस साजन पिए लाज कहाँ ते होए। यानी कि आम पत्तियों के साथ फलता है और महुआ अपने पत्ते खोकर उसका रस जब साजन पीता है तो फिर उसमें लाज क्यों कर आए। जिस वक्त महुए के फूल लगते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पत में श्लेष है, पत का मतलब पता भी है और पत का मतलब लाज भी है। मतलब यह है कि शराब में बेशरम महुए से बनाई जाती है तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभा सकता है। महलों में पुकार पड़ी है और ए बैठे राजकुमार तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोक भारीली कुछ इस अंदाज में इठलाती लचकती बलखाती राव जी के पास पहुंची कि वह जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर उसके साथ चल दिए। भारीली ने भी वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वह भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव जी की नजर अपने ऊपर बेढब पड़ते देखकर ललचा गई। यह न कहा बंदी रानी नहीं बांदी ही है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उमादे ने जब यह सुना तो सन्नाटे में आ गई और उनकी गायने गाने लगी। भर लाए सुगड़ कलाली, पहला तौछी कलाली, कलाली हमारा मारो जी रे ले भालीनी, ए अब छे आली लारी घर नार, भरा ले ये सुगड़ कलाली, अंगूरी शराब ले आ। पहले तो कलाली उसकी प्रेमिका थी, अब तो वह आली जहाँ की घरवाली हो गई है। बिजलिया मांडे चियान ऊपर ले रलिया, परदेसियां रा साजना पति ले मिलिया। कि जैसलमेर देश में जब बिजलियां चमकती हैं तो वो ऊपर की ऊपर ही चली जाती हैं। ऐसे ही परदेसी साजन से मिलने का यकीन नहीं होता है। गडरी लीनी बांधी चली कपास, दासी दीनी बीच गई पियू रे पास। कि भेड़ ली थी तो उसने तो उनके लिए, पर वह तो बंधी हुई कपास चरती है और लौंडी दहेज में दी गई थी, अब वह पिया से हिल मिल गई है। उमादे का विलास भवन राव जी की इस उदासीनता में ठंडा पड़ गया। उसकी चढ़ती हुई जवानी नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगे जोश मार रही थी, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत में क्या क्या तैयारियां न की थी। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाओ चुनाव में कोई कसर ना छोड़ी थी। मगर अफसोस सब सामान धरा रह गया। वह झल्लाकर उठी, गाने वालियों से कहा तुम लोग जाओ, और सुराही व जाम उठाकर पटक दिए गए। वह थाल जो आरती के लिए बहुत रचकर सजाया गया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने औंधा कर दिया और गम गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेटकर सो रही। उस वक्त जो ख्यालात उसके दिल में पैदा होते थे उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर राव मालदेव यों न बहक जाते तो अब तक ही कमरा स्वर्ग बन जाता। अंगूरी शराब के दौर चलते होते, सुरीले रागों से कमरा गूंजता होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते होते। मगर यह बातें अब कहाँ। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझते हुए थे
उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलमती लिए शाही महल की ओर जा रही है। समझ गए बड़ा धोखा हुआ। उसी वक्त शर्माए और महल में गए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर दिल बैठ गया। फिर बोले कि मान गुमानी कामिनी उमा दे बड़भाग, रूठी बैठी सेज में माल देव पिया को त्याग। ए बड़े रुतबे वाली ना जनीन उमा दे, तू जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठी सेज पर बैठी हुई है। राव जी को देखते ही वह खड़ी हुई, पर मुंह से कुछ ना बोली। भवों की कमान को खींचकर उसके पलकों के तीर पर निशाना लगाए हुए हाथ मरोड़े, मुंह मोड़े, गोरी पी से भरी बैठी हैं। खवासे दूर दूर तक चुप खड़ी हैं। भारीली का डर के मारे लहू सूखा जाता था, पर गाने वालियां बंद न हुई। वे गाने लगी, ए शराब में मस्त महाराज, तुम्हें शराब किसने पिलाई। राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई, मगर रानी ने उनकी एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मनाने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कुछ असर न हुआ। इस झबेले में दिन बहुत चढ़ आया। आखिरकार राव जी यह सोचकर कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल आए। उस वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। बाहरी से रुसकती की दरख्वाह की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाएं। उमा दे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राघोजी ज्योतिष जी ने यह सुना तो उसने कहा कि कल तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज वह जान प्यार जाता रहा। उसकी जान अभी तक खतरे में है, इस वक्त रूठने का मौका नहीं है। यह सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली, जो पत्नी को पति की पूजा करने की शिक्षा देता है। माँ के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोती रही, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग एक रथ के अंदर बिठा लिया और गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिषी जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो गए। उनके बेटे चंडो जी पहले से ही राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न कर दें, क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया है। इसी के साथ अपने रूठी रानी उपन्यास भाग 2 का विवरण यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे रानी का हठ, जिसको अपन तीसरे भाग में उसके विवरण को आप प्रस्तुत करेंगे।